नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। जाट आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश में पिछले 27 दिनों से धरना जारी है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच दो दौर की बातचीत के बाद अब बातचीत बिगड़ती नजर आ रही है। जी हां, यशपाल मलिक ने सरकार की ओर से गठित कमेटी से आगे बातचीत करने से इनकार कर दिया है। यशपाल मलिक की दलील है कि कमेटी को फैसले लेने का अधिकार ही नहीं है। अब सवाल ये कि बात आखिर बनेगी कैसे। सवाल ये भी कि यशपाल मलिक ने इस कमेटी से पहले दो दौर की बातचीत क्यों की और अब सरकार का अगला कदम होगा तो होगा क्या। बिग बुलेटिन में चर्चा आज इसी पर। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा की शुरुआत। आरक्षण पर मलिक गुट के आंदोलन को 27 दिन बीत चुके हैं और 19 जिलों में धरने अभी जारी हैं। सरकार बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब बातचीत भी नहीं होगी। आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार की ओर से गठित कमेटी से बातचीत से इनकार कर दिया है। समिति का कहना है कि अफसरों की कमेटी के पास मांगों पर समझौता करने का कोई अधिकार ही नहीं है, लिहाजा बातचीत का कोई औचित्य नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार भी एक दूसरे पे मुद्दा डालना चाहती है और मुद्दों को सुलटाना नहीं चाहती, मुद्दों को बढ़ाना चाहती है। तो इसी तरह की कुछ चीजें थी जिससे, क्योंकि इस तरह की कमेटी से बात करने का क्या फायदा, जो डेटा लेके नहीं आई, जो वार्ता नहीं कर सकती, हर बात के लिए अलग कमरे में जाके मुख्यमंत्री से पूछ लेते हैं जी, उनके अधिकारियों से पूछ लेते हैं। जब चीफ सेक्रेटरी बैठा हो, डीजी के बिहाफ पे एडीजीपी बैठा हो, दो सेक्रेटरी इंडस्ट्री रेवेन्यू बैठे हो, तो अगर वे भी निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय जिसको लेना तो वो बैठे फिर। इतना ही नहीं, आरक्षण संघर्ष समिति ने नेताओं और अफसरों पर उनके खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया और इसकी सीबीआई जांच की मांग की। जैसे बराला जी ने अपने रिश्तेदार भेजे फतेहाबाद के धरने पे के केस वापसी करा देंगे, 3 लोग जेल में बंद है, छुड़ा देंगे, फतेहाबाद का धरना वापस ले लो जिससे आंदोलन। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में अपने कार्यकर्ता भेजे बीजेपी ने कि भाई वहां के सारे केस वापसी हो जाएंगे। भाई इसको कोई भी आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक 100% रिलीफ नहीं मिला। काबिल गौर है कि आंदोलनकारियों और कमेटी के बीच 2 बार मंथन बैठक हो चुकी है, जिसमें कुछ मांगों पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन आरक्षण संघर्ष समिति के बातचीत से इनकार के बाद अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सवाल ये कि जब कमेटी के पास कोई अधिकार ही नहीं है तो फिर पहले 2 दौर की बैठक क्यों की गई। उससे भी बड़ा सवाल, अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर बात आखिर बनेगी कैसे। ईटीवी न्यूज के लिए रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट। यशपाल मलिक का कोई भी बयान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस बयान के बाद जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने यशपाल मलिक के इस फैसले को नासमझी करार दिया। हवा सिंह सांगवान का कहना है कि यशपाल मलिक को बातें देर से समझ आती हैं कि ये बात यशपाल मलिक को भी समझ में आई। ये मीडिया के आगे मैंने 7-8 दिन पहले बोला था कि जो कमेटी है, जो बनाई गई कमेटी, बात करने गए थे पानीपत, कि कमेटी के जो अफसर हैं वो अधिकारी हैं सरकार के, वो उतना ही बोलेंगे जो सरकार कहेगी, नहीं तो ज़्यादा बोल सकते हैं न कम बोलेंगे। तो ये बात तो पहले मालूम होना चाहिए उनको। अब 8 दिन के बाद लोगों को बैठाने के बाद वहाँ बैठे हैं लोग 1 हफ्ते से, अब उनको ये बात समझ में आई। बड़े अफसोस की बात है, मैं तो यही कहूँगा। और सरकार और आंदोलनकारियों के बीच टूटी बातचीत को विरोधियों ने मुद्दा बनाने में जरा देर नहीं लगाई है। कांग्रेस और इनेलो ने उल्टा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपस में समझौता हुआ, उसको लागू करना चाहिए। बात सिरे क्यों नहीं चढ़ रही? आपका क्या मानना है? समझौता लागू नहीं करे, अब मैं तेरे को कुछ कह के वायदा पूरा नहीं करूंगा, बात सिरे कैसे चढ़ेगी? वायदा पूरा करना, मेरा और कोई नहीं है। मेरी सिर्फ मांग ये है कि भाई वायदा किया था तो पूरा करें, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते, कारण दें, या ये बताएं आपने नहीं किया वायदा। ये तो बहुत शुरू से लग रहा था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, पर अब क्या निर्णय लेती है जाट आरक्षण संघर्ष समिति, ये उनका विषय है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हम आंदोलन का समर्थन करते हैं और जो जिन मुद्दों को लेकर के वो धरने पर बैठे हैं उसका भी समर्थन करते हैं। मामले को लटकाने के लिए सरकार ने अधिकारियों की एक कमेटी बना दी और वो कमेटी केवल एक डाकिये की भूमिका में थी। तो निश्चित रूप से इस तरह की कमेटी से मुझे ऐसा लगता है कि शायद बात करने से इनकार कर दिया गया हो।
बातचीत टूट गई, विरोधी सरकार पर बरस गए और यशपाल मलिक ने एक बार मुश्किलें फिर बढ़ा दी। अब सरकार करेगी तो क्या? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा जी हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आईएनएलडी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। और नीलम चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो जाट नेता है। यशपाल मलिक गुट की तरफ से, आप गुट इसीलिए कहना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग नजर आते हैं। और अशोक बलहारा साहब हमारे साथ हैं, जो जाट नेता है मलिक गुट से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। शुरुआत करना चाहूंगा अशोक बलहारा साहब आपसे। ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या खता कर दी सरकार ने कि अब आप बातचीत नहीं करेंगे? पहले बातचीत के लिए आप मानने को तैयार नहीं थे, जब माने 2 दौर की बातचीत की, और अब आप कह रहे हैं कि ये कमेटी किसी काम की नहीं है, आप बातचीत नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई काम की बात नहीं थी। ये हमने 11 तारीख को पानीपत के अंदर रिफाइनरी में बात की। वो हमने जो धरनों से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें थी, जैसे कैथल के धरने पर थी, एसार के धरने पर थी, पानीपत के धरने पर थी, जींद के धरने की बात थी, उनके लिए कमेटी को 11 तारीख को बताया। और जो हमारी मांगे 22 फरवरी, 16, 18 मार्च, 18 जून को थी, वही उस कमेटी को 7 मांगे हमने दे दी थी। उसके बाद उम्मीद हमें ये थी कि जब भी 20 तारीख को कमेटी आएगी तो अपने अधिकार साथ लेकर आएगी और अपने मुख्यमंत्री जी से, मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करके आएगी और हमें कोई संतोषजनक जवाब देगी। जब हम कमेटी के साथ दोबारा बैठे तो कमेटी ने सबसे ज़्यादा निराशा हमें उस समय हाथ लगी जब नौकरियों का, पहली बात नौकरियों पर आई तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये फिर कहा कि जी अभी फैसला नहीं हुआ है। जब आप फैसला नहीं करके आए तो आगे उनसे मीटिंग क्या करें? हर 2 मिनट के बाद नहीं, बलहारा साहब डिक्टेट नहीं कर सकते ना आप टर्म्स। बलहारा साहब, रोक रहा हूं आपको। आप सरकार को टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। आप सरकार से मांग कर सकते हैं, उन मांगों पर विचार होता है। किसी भी चीज का उसी वक्त कोई चीज नहीं की जा सकती और सरकार भी नहीं कर सकती। अब ऐसे में अगर वक्त आपसे मांग रहे हैं, ज्यादातर मांगों पर तो आपके साथ राजी हो चुके हैं। नहीं, देखिए ठाकुर साहब, हम डिक्टेट करने की बात नहीं करे। हमने 11 तारीख को जो बातें रखी तो आप 20 तारीख को आए हो तो होमवर्क के साथ आना चाहिए था ना अफसरों ने। हम डिक्टेट नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। हमने अपनी मांग 11 तारीख को सरकार के आगे रखी, कमेटी के आगे। 20 तारीख को कमेटी बगैर होमवर्क करके आई, उसका क्या फायदा? अब मान लो फर्ज कर लिया हमने तीसरी बार बात की, अब बात की कमेटी के तीसरी बात बगैर होमवर्क के तीसरी बार आ जाएगी, हमें क्या फायदा उसका? हम जब ये नहीं मना गया, कमेटी जब होमवर्क करके नहीं, सरकार की मंशाएं नहीं है, उसी जगह टाइम लटकाना चाहती है। जिस तरह पहले 3 बार वायदा करके सरकार ने उसी तरह कमेटी से 5 बार बात कर लो, 10 बार बात कर लो। बहुत सीरियस इशू है, हम सब जानते हैं। पहले जो कुछ हुआ, अब 27वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। होमवर्क आपका पूरा नहीं रहता, ये आरोप सीधे तौर पर आप पर, और उसी कारण इस कमेटी की वैधता पर ही सवाल उठा देते हैं। यही कहा जाएगा, वैधता ही हम कहेंगे, क्योंकि इनसे बात नहीं करना चाहते। अब ऐसे लोगों को आप भेजें जो अधिकार हो जिनके पास, ये कहा जा रहा है। देखिए ठाकुर साहब, मैं समझता हूं कि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और जो 2 बैठकें हुई जाट नेताओं के साथ, बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई और उन चर्चा का ही परिणाम था। नहीं, माफ कीजिए, सकारात्मक नहीं नकारात्मक थी, क्योंकि नतीजा आप देख रहे हैं। इस कमेटी से वो बातचीत नहीं करना चाहते। सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। मैं उसको सकारात्मक मानता हूं, आप उसको चाहे जो मर्जी कहिए। अरे आपके मानने से क्या होगा? जाट नहीं मानते। मैं आपको बताता नहीं मान रहे, जो लोग धरने पर है 27 दिन से, वो नहीं मान रहे सकारात्मक। देखिए ठाकुर साहब, जब एक विषय आया कि कंपनसेशन का, 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के ऊपर जाकर के बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए कंपनसेशन मुझे, उसकी वहीं पर उसी कमेटी की मीटिंग के अंदर बात, उसी कमेटी में बातचीत हुई और उसी में ये तय हुआ। आज मैं समझता हूं कि किसी भी समस्या का समाधान वो बातचीत के द्वारा ही हल होगा। लेकिन वो इनकार कर रहे हैं ना। नहीं तो ज्ञानचंद गुप्ता जी, मूल सवाल पर वापस आता हूं। वो आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते, वो सीधे कह रहे हैं जिनके पास अधिकार हो वो हमसे आकर बातचीत करें। बिल्कुल, क्या चीफ सेक्रेटरी के पास कोई अधिकार नहीं है? तो वही तो वो कह रहे हैं कि जब उनसे कुछ भी चीज कही जाती है तो दूसरे कमरे में जाकर वो फोन पर बातचीत करते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ये कह रहे हैं वो। किसी भी अधिकारी को, किसी भी जो भी कमेटी के अंदर बैठा है, उसके पास अधिकार होती है, लेकिन चर्चा तो उसको करनी होती है। जहां पर भी उन्हें चर्चा करनी है, जिससे भी चर्चा करनी है, कमेटी के अंदर अधिकार लेकर के आते हैं। अगर कोई कमेटी के अंदर नया मोड़ आता है, कोई नई बात आती है, तो उसके ऊपर चर्चा तो करनी पड़ेगी।
और मैं समझता हूं कि जो एक सकारात्मक चर्चा शुरू हुई थी उसको बंद करना बिल्कुल सकारात्मक चर्चा पे आप फिर आगे चलिए। मैं जरा आपके जो काउंटर पार्ट से उनसे बात करना चाहूंगा। अत्रे साहब, सकारात्मक बातचीत थी, सिर्फ मेरा सवाल सकारात्मक बातचीत थी जो कुछ हुआ इस पर ये रवैया ठीक नहीं है। सकारात्मक ठीक है, आता हूं। यहाँ पे प्रयोग करना कम से कम सरकार की तरफ से तो उचित नहीं है। क्यों? और दूसरी सरकार इसके सकारात्मक परिणाम निकले। ज्ञानचंद जी, सकारात्मक परिणाम आए सामने। देखिए राज, ये एक तथाकथित जनहितैषी सरकार, तथाकथित जनहितैषी सरकार का कारनामा है। आपको याद होगा राज, जब ये कमेटी बनने की बात आई थी उस वक्त भी हमने कहा था कि एक राजनीतिक मसले पे अगर आप प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनाओगे तो वो कमेटी कोई निर्णय ले नहीं पाएगी। उस कमेटी की भूमिका केवल एक डाकिए वाली रहेगी। यहां से आप सुनोगे और जाके सीएम साहब को आपको बताओगे। ठीक है, जब सीएम साहब को इन बातों का पहले से पता था, निर्णय सीएम ने करना है, सरकार ने करना है, तो वो जो उन्होंने वायदे इनसे किए हुए थे, सीएम साहब सीधा सीधा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते और उनमें उन वायदों को पूरा कर देते। तो ये जिस तरह का मूव या जिस तरह की ये चाल सरकार चलने की कोशिश करती है, यही कारण है कि प्रदेश के हालात इस तरह के बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि शायद ज्ञानचंद जी को ये नहीं पता कि चीफ सेक्रेटरी की पावर, अरे सरकार के बिना चीफ सेक्रेटरी की क्या पावर है? जो डायरेक्शन उनको सरकार से मिलेंगी उन डायरेक्शन पे वो काम करते हैं। इंडिविजुअल वो डिसीजन ले नहीं सकते, ये ज्ञानचंद जी भी जानते हैं। सरकार के प्रतिनिधि जो लोग इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं वो मुख्यमंत्री अपॉइंट किया, सरकार ने किया। बात यह है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो क्यों नहीं जाते वहां? बिल्कुल सही बात है। और आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, जिनकी 10 साल तक सरकार रही उनके पास चलता हूं। ढींगरा साहब, आप बताएं, क्योंकि बार बार आरोप तो ये लग जाते हैं कि यशपाल मलिक भी हुड्डा साहब के आदमी हैं, सोमवीर जसिया भी हुड्डा साहब के आदमी हैं। जो चीजें हो रही है क्या वो सही दिशा में हो रही है या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? और जो आरोप आप पर लगते हैं उसी की बिना पर ये पूरी राजनीति की जा रही है, किसी भी मांग को मानेंगे नहीं हम। देखिए, कांग्रेस जो है वो एक बड़े लंबे समय तक राज किया, तो जब राज किया तो उनके ऊपर ये टीका टिप्पणियां करना इनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धर्म है, क्योंकि ये अपने धर्म से ये बाज नहीं आते और ये इस तरह की उल फजूल बातें करते हैं कि कांग्रेस ने यशपाल मलिक को, अरे उनका मुद्दा है। जाट भाई जो धरने पे बैठे हैं वो हरियाणा के लोग हैं, वो इनके भी भाई हो सकते हैं, हमारे भी भाई हो सकते हैं, उनका मुद्दा है। उनके मुद्दे में कांग्रेस कहां से बीच में आ जाती है? ये लोग ये नहीं समझ पाते। और जहां तक अभी जो बात हो रही थी, बात इसमें यह है कि सरकार ये कह रही है कि हमारी सकारात्मक बात चल रही है। आप बताएं कौन सी सकारात्मक बात हुई? आज तक 27 दिन हो गए वो लोग धरने पे बैठे हैं। आपने एक बार मीटिंग करी, दूसरी बार आपकी मीटिंग फेलियर हो गई, तीसरी बार उन्होंने जवाब दे दिया और आप सकारात्मक कहते हैं। इसका मतलब आपको यही नहीं मालूम कि सरकार के जो अफसर होते हैं वो सरकार की शिक्षा लेके काम करते हैं या वो खुद ही अपने आप डिसीजन ले लेंगे? चीफ सेक्रेटरी अपने आप कैसे डिसीजन ले लेगा? जब सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री है, फिर वो किस लिए चुनाव? आपको यही नहीं मालूम? रिप्रेजेंटेटिव है वो, मुख्यमंत्री ने भेजे हैं, वो अपने आप नहीं आए, आप विधायक हो, अगर आप ये कहते हो कि अफसर अपने आप बात कर लेंगे, नहीं अपने आप सरकार ने कमेटी की, जहां तक मुझे चलिए ठीक है, सरकार की ये गले की फांस बन गया हुआ है। ये मुद्दा ठीक है, सरकार के गले की फांस हुई पड़ी है। ढींगरा साहब, किसी के लिए भी मुश्किल होगी, जिसकी भी सत्ता प्रदेश में होगी। अगर 27 दिन से आंदोलन चल रहा है, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो मुश्किल तो है, ये हम जानते हैं और इसीलिए हम बिग बुलेटिन कर रहे हैं, बिग डिबेट उस पर जारी है। नीलम चौधरी जी, आपके पास आ रहा हूं। बहुत अजीब सी चीज यहां पर लगती है कि हवा सिंह सांगवान साहब 4 फरवरी को कहते हैं कि सरकार को वक्त देना चाहिए, अच्छी बात भी है, मोहलत देनी चाहिए, ये बात कहते हैं, और 4 फरवरी को ही जो सांगवान खाप थी वो जाकर इस आंदोलन के साथ मिल जाती है। ऐसे में हम क्या समझें कि सांगवान साहब की या तो पकड़ नहीं या फिर कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहे हैं, क्योंकि हर बार हम ये देख रहे हैं कि इसी तरह की चीज सामने आ जाती है। देखिए, पहली बात तो ये कि सांगवान साहब एक बहुत सुलझे हुए नेता है, उससे इनकार नहीं कर रहे हम। जी हाँ, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही हूँ, क्योंकि उनको इस आंदोलन की नब्ज भी पता है, हमारे जाट समाज की जरूरतों का भी पता है, उनके वो क्या क्या इश्यूज हैं उन पे वो बहुत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े आंदोलनों को समझना भी आता है कि जब हमने आंदोलन का आह्वान नहीं किया था, पहली बात तो ये। दूसरा कि जब लोग सड़कों पे आ ही गए तो ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उनके साथ खड़े हों। तो कोर्ट में हमारा अभी भी विश्वास है, वो अभी भी कोर्ट में आते हैं और यही बात कहते हैं कि हम आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे। और इसी के साथ, क्योंकि हम अपने जाट समाज को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। आप अच्छा कह रही हैं, लेकिन देखिए भाषण का मंच नहीं है, आपको यहाँ पर हम तथ्यों पर बात करेंगे।
आप एक चीज बताएं, आप साथ है या फिर आप साथ नहीं है? क्योंकि आप एक दिन आते हैं, आप एक दिन आकर कहते हैं हम साथ है। अब आज अगर यशपाल मलिक ने कह दिया कि हम बात नहीं करेंगे, तो आज ही बयान आता है कि समझ की कमी है, देर से बात समझ में आती है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ तो होना पड़ेगा ना आपको। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उसका मतलब ये है कि सरकार में जो बार बार जो मीटिंग्स हैं वो उनकी तरफ जा रही हैं, उनमें अपनी बात रखने की कोशिश करें। एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जितनी भी कमेटियां बनाई जाती हैं उसका मेनली सरकार का पर्पस ये होता है कि सेंसिटिव इश्यूज को कितना डिले हम कर सकते हैं, उसको कितना और टाल सकते हैं। और जो नॉर्मल जो कमेटियां बनती हैं, जो आम कमेटियां हैं, उसके जो रिकमेंडेशंस है आप इजिली उनसे पल्ला भी झाड़ सकते हो। हाँ, अगर कमेटीज कुछ इस तरह की उनको अच्छे अधिकार दे दिए आप जरा सांगवान साहब के जो बयान है उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मलिक साहब को बातें जरा देर से समझ आती है। क्योंकि देखिए, हमारा जो ज्यादा विश्वास है वो कोर्ट के नतीजे में है, और 27 तारीख को अगली डेट भी लगी हुई है, और ऑलमोस्ट कुछ एक हियरिंग्स ही बची हैं, उसके बाद उसका नतीजा भी आ जाएगा, जिसके बाद सरकार ने कहा है कि वो अपने आप ही 9th शेड्यूल में भेज भी देगी। तो हमारी उम्मीदें एक शांतिपूर्वक तरीके कोर्ट में भी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बयान के क्या मायने, जरा वो समझा दें। जी देखिए, जो यशपाल मलिक साहब हैं वो आंदोलन के, हम पहले भी जानते हैं, वो इतने अच्छे तरीके से इतने सुलझे हुए नहीं है, थोड़े भावनात्मक ज्यादा हो जाते हैं। पीछे जैसे उनका एक स्टेज पे वो एक उनके साथ ही खड़े एक साथी ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दे दी थी जिस पर वो हंस रहे थे, जो एक बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब थी। तो हमें आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारे समाज के लोग सड़कों पर बैठे हैं और किसी मुझे जवाब आपसे नहीं मिला जो मैंने सवाल पूछा। तीसरी बात पूछ रहा हूं, मलिक साहब को बातें देर से समझ में आती है, इसका क्या मतलब? देखिए, सीधी सी बात है, यशपाल मलिक जी उतने सुलझे हुए नेता नहीं हैं, वो थोड़े जज्बाती जल्दी हो जाते हैं। अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, क्या इसका ये मतलब निकलता है कि सरकार से उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी, अब की है, अब वापस हटे, वो ठीक किया? ये उनका अपना एक निजी व्यक्तित्व है, वो शुरू से ही अपने हिसाब से चल रहे हैं, किसी के साथ मिलकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन जबकि सबको साथ में होना चाहिए। ये जो डिवाइड वाला जो तरीका है वो थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा ये सोचना है कि सबको साथ लेके चलें तो बेहतर है। चलिए, अशोक भलाला साहब आपके पास आ रहे हैं। आपने कहा होमवर्क नहीं किया, लेकिन सरकार कह रही है कि होमवर्क भी किया है, बड़े अधिकारियों को भी भेजा है, इससे ज्यादा हम क्या करें? दूसरी तरफ जो सांगवान गुट की तरफ से यहां पर है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इतने समझदार नहीं है मलिक साहब, इसीलिए ये फैसला, और उसके साथ साथ जो बात बार बार आएगी, बार बार आपको झेलनी पड़ेगी, जो सोमवीर जसिया ने बयान दिया था उस पर मुस्कुरा रहे थे मलिक साहब। देखिए, नीलम बहन जी के बारे में तो ये बात कहना चाहूंगा मैं कि आवास सिंह सांगवान जी, पहली तो बात यह कि आवास सिंह सांगवान जी ने यह कहा था कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आवास सिंह सांगवान तो कोई सीन में है नहीं। दूसरा, आवास सिंह सांगवान को मैं ये बताना चाहूंगा कि लोग आज यशपाल मलिक जी के साथ हैं, आवास सिंह सांगवान के साथ नहीं है। और बहन जी एक बात पर हट लगाए बैठी हैं कि आंदोलन जो आरक्षण है कोर्ट में हरियाणा का एजुटेशन का बिल है, 6 मुद्दे इससे अलग हैं। बच्चे जेल में हैं, मुकदमे हैं, राजकुमार सैनी का क्या हुआ और हमारे जो दोषी अधिकारी उनका क्या हुआ, ये इशू एज इट इज है। केंद्र का आरक्षण एज इट इज है। रही बात सरकार की, आपने कहा कि वो होमवर्क नहीं करके आई, ये सच्चाई है। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करता हूँ, वो प्रशासनिक अधिकारी, शासन व्यवस्था क्या चाहती है? शासन व्यवस्था ये चाहती है, खट्टर सरकार ये चाह रही है कि जाट बैठे रहे, गैर जाट और जाट के बारे में ये उलझा के रखना चाहती है। इनका कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि भाई ये जाट अपनी, देखिए ऐसी बातें मत करें नहीं, तो सरकार पर आप तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार पर आपको बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। आपने मांगे भी उन्हीं से की और आप बातचीत भी उन्हीं से करना चाहते हैं ना? मैं सरकार से भरोसे वाली बात नहीं, लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार, मैं इस बात का नहीं चाहता। मैं सरकार से एक बात चाहता हूं कि जो सरकार ने अपने मुंह से मांगी बात वो पूरी क्यों नहीं कर रहे, ये बात बताइए। सरकार ज्ञानचंद गुप्ता कहते क्यों नहीं? अगर भाई हमने मांगी थी, हमने पूरी कर दी। इन्होंने एक इशू बताया कि 2 लाख रुपए का, अरे कमेटी आई चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से 1 लाख से वो 2 लाख पर पहुंची। इसके बारे में तो सीएम साहब ने पहले घोषणा कर रखी थी, लागू क्यों नहीं करते उसको लागू करे ना सरकार। हम हमारी चलिए ठीक है, आपने बहुत ही बातें कही है। ज्ञानचंद गुप्ता जी ऐसी क्या बात कहेंगे आप कि जो जाट समुदाय है विश्वास रखे सरकार पर, मांगने से बात नहीं, उनको लागू करे सरकार, विश्वास ही हट जाए, लागू करे, उसे यही लग रहा है। देखिए ठाकुर साहब, सरकार ने जो ड्राफ्ट जाट समुदाय के लोगों ने विधानसभा के अंदर दिया था वो हमने उसको उसी रूप में पास किया, और उसके बाद आज अगर कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग है तो कोर्ट के अंदर हम पैरवी कर रहे हैं।
दूसरी बात, जब भी जो अभी अशोक बल्हारा जी कह रहे थे जाट और नॉन जाट की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ एक बात को लेकर बैठ जाते हो आप, कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग है, हरियाणा का रिजर्वेशन बिल, आप सेंटर की बात करो ना, आप मुकदमे की बात करो ना, आप जेल में जो बच्चे उनकी बात करो ना। ठीक है बल्हार साहब, हम आपके पास बढ़ लीजिए, ठीक है, इसकी बात करो ना, दोषी जो अधिकारी जाट कॉलेज लेकर हम उसकी बात करो ना। जो सोमवीर जसिया और दूसरे लोग जैसे लोग आ गए हैं और जिस प्रकार के बयान आज स्टेज के ऊपर दे रहे हैं, क्या वो माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं कर रहे? मुझे बड़ा दुख है कि एक भी नेता ने, चाहे वो यशपाल मलिक हैं या दूसरे बड़े नेता हैं, कि उनको कंडेम नहीं किया, उनको उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसा बयान नहीं दिया ताकि वो ज्ञानचंद गुप्ता जी आप झूठ बोल रहे हैं, आज नरेंद्र आप झूठ बोल रहे, उसी स्टेज से कंडेम किया, उसके बाद हमने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, हमने उसी टाइम उसको कंडेम किया, आज भी हम इस बात की किया गया। ठीक है, अब आपने जो बात कही उस पर साहब आपके पास आ रहा है, जो ड्राफ्ट जाटों ने दिया था, क्या वो विधानसभा के पटल पर उसी एक विधायक को शोभा नहीं देता? मैं वही बात कहने लगा, आप सरकार की, आप भी सम्मानित आदमी हैं, झूठ बोले जाते हैं जो ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप भी सम्मानित आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते टीवी पे बैठ के। अभी जो ड्राफ्ट की बात हुई, विधानसभा में जब बिल आया, विधानसभा में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने खड़े होकर यह बात बोली कि अभी केंद्र के अंदर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप इस बिल को पास करके केंद्र को तुरंत चिट्ठी लिखो जिससे यह शेड्यूल 9 में डाला जाए। और लेकिन इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने बजाय चिट्ठी लिखने के 1 महीना वो बिल यहीं पे लटका रहा। तो और देखिए जिस दिन बिल विधानसभा में बिल पास नहीं रहना चाहूंगा मैं, इसीलिए आपका सवाल किया कि लोगों को भी समझ में आया कि जो ड्राफ्ट आया उसमें आगे किस तरीके से लाया गया। अत्रे साहब, आप ही से मेरा सवाल कि अगर बातचीत नहीं होगी, अगर जो कमेटी बनाई गई है उससे बातचीत नहीं करेंगे तो 27 दिन के इसके आगे एक और 0 लग जाएगी, लेकिन ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हल क्या है इसका? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि बातचीत जरूरी है, लेकिन सरकार की जब मंशा सवालों के घेरे में आ जाती है, सरकार को इतना लेट में समझ में क्यों आता है? सरकार पहले चिट्ठी, आज फिर कहते हैं सरकार चिट्ठी लिखेंगे। बल्हार साहब, सुनना तो पड़ेगा, हर जवाब में आप बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, आऊंगा आपके पास, वक्त भी दूंगा आपको। एक और उदाहरण देता हूं। देखिए सरकार किस तरह से विश्वासघाती कदम उठाती है या किस तरह से विश्वास तोड़ती है। आपने देखा होगा गाये बगाए एक बार एक बयान आया सरकार के लोगों की तरफ से कि साहब हमने पक्की नौकरी देने की मांग, नौकरी देने की मांग मान ली है। और जब आप अपने चैनल पे दिखा रहे थे, 5 लोगों को इन्होंने नौकरी ऑफर की, वो भी डीसी रेट पे, कच्ची नौकरी कॉन्ट्रैक्टर के पास, जबकि इनकी मांग थी पक्की नौकरी की और वायदा भी सरकार का पक्की नौकरी का था। तो जब सरकार इस तरह के झूठ बोलती है तो विश्वास की कमी तो हो ही होगी। और जिस तरह से ये कथित, मैंने जैसे वायदा किया, हमने नौकरी सुन लीजिए, आपने उनको डीसी रेट पे उनको ऑफर किया, उन्होंने मना कर दिया। मैं यही देख रहा था, मैं इसी चैनल पे यही देख रहा था। तो आपने ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं, आप ही से मैं सवाल कर लेता हूं, क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि डीसी रेट पर नहीं दी आपने नौकरी? अत्रे साहब, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, रुकिए एक मिनट, क्या डीसी रेट पर नौकरी नहीं दी गई? अत्रे साहब झूठ बोल रहे हैं क्या? गुप्ता जी, दी गई है, क्यों नहीं दी गई है साहब? कहां दी गई है? डीसी रेट पर ही तो आपने बात की थी। नहीं, ऑफर किया हमने, उन्होंने 5 लोगों को नौकरी दी है और 17 लोगों पे दी ना। हाँ, तो साहब डीसी रेट पे और पक्की नौकरी में फर्क है। देखिए बात ये है की बात हो रही है। और जो चलिए आप अगर कह रहे हैं आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन जो जाट है, जो जाट समुदाय है, वो कह रहा है कि वो नौकरियों से खुश नहीं है, वो चाहता है कि उन्हें पक्की नौकरियां दी जाए। आपने मुआवजा 1 लाख का दिया, आपने उसे 2 का भी कर दिया, वो 5 की मांग कर रहे हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। ढींगरा साहब, क्या ढींगरा साहब को दूसरी मांग होती है, आप नेता है, खुद आप पॉलिटिक्स को समझते हैं, क्या यहाँ पर ये तस्वीर नहीं दिखती ज्ञानचंद गुप्ता जी आप झूठ बोल रहे हैं, और नई चीज लगा दी जाती है, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं? मांगे हैं आपके मुख्यमंत्री जी से पूछिए, नहीं की जा रही। मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ये कहा था 2 लाख रुपए, आपके अफसर झूठ बोल के 1 लाख किया, उसके बाद हम बार थोड़ा वेट तो करिए, औरों को भी बोलने का मौका दीजिए, रुकिए थोड़ा। ढींगरा साहब, देखिए सरकार जो बार यू टर्न ले रही है उससे मामला बिगड़ रहा है। और सरकार के यू टर्न देखिए आप, जो पिछले साल इलेक्शन हुआ था उसके बाद इन्होंने दिल्ली में सब लोगों को बुलाया, सारी मांगे मान ली, मानने के बाद फिर मुकर गए, फिर उसके बाद अब मामला शुरू हो गया, अब जाट एजिटेशन पे आ गए। अब जो बात हो रही है उसमें फिर वही बात हो रही है। एक बार ये डीसी रेट की बात कर रहे हैं, गुप्ता जी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अभी फिर उसके बाद मैंने तो कहा कि हमने पक्की नौकरी की बात करी थी आपने, अब डीसी रेट की बात करते हैं। फिर जब आप यू टर्न लेते हैं
तो लोगों को ये चीज हजम नहीं होती, उनको समझ में ही नहीं आ रही आप करना क्या चाहते हैं। नहीं, जहां हमें- तक कमेटी बनाई है उनकी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि नहीं, आपके सब सरकार तो- के लोग जो मंत्री हैं वो पहले सारे मुद्दे को, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, तो सारे जो आपके जाट मंत्री और नॉन जाट मंत्री, उन्होंने ही तो मुद्दा भड़काया था, जिससे जाट रक्षण देखिए मंत्री कौन आग- किसने आग मुद्दा के रूप में भड़काया, चलिए, ठीक है, वो सब उस लोग पर मैं जानते जरूर हैं। आऊंगा। वो किसने भड़काया, मैं मुद्दा जरूर और आज आऊंगा, कौन क्योंकि कर रहे हैं, उन्हीं वो एक सब लोग मांगों में जानते से हैं। आज राजकुमार भी सैनी पर आज कार्रवाई की भी मांग कौन भी है लोग और भड़का रहे हैं, सब राजकुमार लोग सैनी जानते का हैं। अलग तरफ निगरान साहब आज भी आज जाता पहले भी दिखाई आपको दे रहा पता है। था आगे कि जरूर बात किन करूंगा, लोगों ने लेकिन पहले भड़काया। नीलम जी आपके पास आ रहा हूं। कौन लोग आज उसको सियासी वो दे रहे हैं। नीलम जी आपसे सवाल चोरी सीधा था हुई। कि अब यहाँ आज से जो आगे जमीन कहाँ जाते खिसकी दिख हुई रहा है ये उसको पूरा का पाने पूरा का प्रयास आंदोलन? कर रहे हैं। अगर कमेटी से बात नहीं करेंगे, किसके पास जाकर बात होगी, किससे आप मांगे रखेंगे, कैसे आगे जाएगा आंदोलन? देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अब दोबारा जो जाट समाज आंदोलन पे है, 27-28 दिन हो गए हैं सबको अपना काम धाम छोड़े हुए, सब लोग सड़क पर बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे पक्ष जो है इतनी एक मजाक सा बना के रख दिया है। कुछ नौकरियों की बात करते हैं, कोई उनके जेल में बच्चों के उनकी धाराएं गिनवाना शुरू कर देते हैं। आप एक बार भी सोचो, जिनके बच्चे जेल में 1-1.5 साल से हमारे बच्चे बंद हैं, उनके परिवारों पर क्या बीत रही है। और हमारे किसान वर्ग जो सिर्फ खेती पर ही निर्भर है, आप कभी देखो घुटना घुटना पानी में खड़े होकर काम करते हैं, जिसमें सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, उनकी हालत पर एक तरह का तंज सा कसा जाता है। वो रिजर्वेशन के लिए खड़े हैं, इसका मतलब ये कोई मजाक नहीं है। आप उनकी तरह काम करके दिखाइए, वहां जाके खेतों में खड़े हो, लेकिन तब पता चलता है। आप लोग तो पहले वो रिजर्वेशन के लिए खड़े भी नहीं होना चाहते थे ना नीलम जी। नहीं, ये तो जब एक माहौल देखिए- बन गया तो उसके बाद आप नहीं, लोग नहीं, साथ हो लिए। अब देखिए, एक जो आप कह रहे हैं कि हम लोग पहले आंदोलन पे क्यों नहीं खड़े थे, क्योंकि हम लोग कोर्ट के फैसले पर यकीन करते हैं, वो एक सही तरीका भी है इसीलिए। लेकिन क्या है कि जब समाज सड़कों पे आ ही गया है तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनको बीच में नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जिस तरह हमने पिछले साल देखा था कि आंदोलन थोड़े टाइम के बाद उग्र रूप ले लिया था, उसको हमें संभाल के भी रखना है। हम किसी भी व्यक्ति के भरोसे अपने समाज को नहीं छोड़ सकते, तो ये एक दायित्व है, इसलिए जगह जगह धरनों पर जाना भी पड़ता है। हाँ, एक और बात भी है कि सागवान साहब की तबीयत जो है वो इतनी ठीक भी नहीं रहते कि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रोल इस टाइम प्ले कर पाए, लेकिन वो फिर भी कोर्ट की हर हियरिंग में आते हैं। और जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें यकीन भी नहीं करते और आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलिए ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी चीज रहती है और उसी चीज पर आप जोर दे रहे हैं। अच्छी बात भी है कि शांति से सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन अब शांति के साथ जो चीजें अब तक चल रही है, आगे वो हल कैसे होंगी, ये आंदोलन खत्म कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन सवाल ये भी कि एक मांग ये भी कि राजकुमार सैनी पर कार्रवाई हो, क्या कार्रवाई होगी, शायद अब हो पाए। इसी पर जवाब लूंगा ज्ञानचंद गुप्ता जी आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और बिग डिबेट जारी है। और डिबेट इस पर कि जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलनकारियों ने अब साफ कर दिया है कि अब जो कमेटी सरकार ने बनाई थी वो उससे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकार नहीं है, यानी टोथलेस टाइगर है और टोथलेस टाइगर से हम बात नहीं करेंगे। गुप्ता साहब, मैं आपके पास आऊं और राजकुमार सैनी पर आपसे सवाल लूं, उससे पहले मैं अशोक बल्हारा जी आपके पास आ रहा हूं। एक मांग आपकी उन मांगों में से यह भी कि राजकुमार सैनी पर कार्रवाई हो। आज जिस तरीके से चीजें घटी और रोशन लाल आर्या ने एक पार्टी की अनाउंसमेंट की, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी शायद ये मांग आने वाले दिनों में पूरी हो जाए। देखिए, ये मांग पूरी करना भारतीय जनता पार्टी की मंशा के ऊपर निर्भर करती है। इनका एक छिपा हुआ एजेंडा है जाट और गैर जाट का। जब तक इस मानसिकता से बाहर आकर ये लोग ईमानदारी से इस मुद्दे को नहीं सुलझाएंगे, जब तक ये सूझने वाला नहीं है। और राजकुमार सांसद घाटे का सौदा होगा, क्योंकि एक ही आदमी है जिसने समाज में जहर घोला और प्रदेश को जलवा के रख दिया। यह बात उस टाइम भी समझ आती भारतीय जनता पार्टी को, तो इतना बवाल खड़ा नहीं होता। और ऐसा आदमी जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य चुना हुआ सांसद है और ऐसी बद्दी भाषा बोलता है, ऐसे आदमी को तो मतलब बोलते हुए देखते हुए भी शर्म आती है। अगर वो इस तरह एक भरे समाज को गालियां देता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। हम अपनी जबान से ऐसे गंदे शब्द नहीं बोल सकते जो राजकुमार सांसद बोलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे आदमियों को तो तुरंत मक्खी की तरफ बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी पर भी बोझ है, समाज पर भी बोझ है, आखिर ये अपने घर में भी बोझ बन के रह जाए। जो सुर है ऐसे आदमी से छुटकारा। और उन्होंने ये कहा कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है आरक्षण देने की। बहरहाल मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन पहले मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं।
सरकार ने भी कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई को लेकर भी बहुत सी बातें हुई, हो कुछ नहीं पाया हालांकि। लेकिन आज जिस तरीके से घटनाक्रम रहा और हरियाणा सर्वजन पार्टी की अनाउंसमेंट कर दी गई और मंच से ये कहा कि राजकुमार सैनी क्यों नहीं आएंगे पार्टी में, क्या हो जाएगा, उस पर सवाल उठते हैं। तो ऐसे में जो एक मांग है, आने वाले दिनों में विचार होगा इस पर सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार हर जो भी घटनाक्रम है, चाहे वो राजकुमार सैनी का घटनाक्रम है, चाहे वो सोमवीर जसिया है या दूसरे जो नेता हैं जो भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान है। और सरकार निश्चित ही उसके ऊपर जो भी मैं समझता हूं कि इस आंदोलन को या इसको समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। मैं समझता हूं कि आज जो लड़ाई है, जो आज लड़ाई जाट आंदोलन, एक जाट आरक्षण की बात है, लेकिन ये जाट आरक्षण की जो लड़ाई है आज राजनीतिक रूप धारण कर चुकी है। उसके अंदर चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, तो आज किरण चौधरी जी भी वहां पर धरने के ऊपर पहुंची। और जिस प्रकार से राजनीतिक तो आपका वो मंडी भी गया था विधायक, जिस पर मैं कहता हूँ हाँ, जिस प्रकार से में क्या बुराई है, जिस प्रकार से राजनीति करने का प्रयास, आप भी आ जाओ, आपको किसने मना कर रखा है? गुप्ता जी आप भी आओ धरने के ऊपर, हम तो आपका भी स्वागत करेंगे, आप आओ। उनकी जमीन खिसक चुकी है उस नहीं, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते कि कौन गया और क्यों गया, ये उनका अधिकार है, वो किसी भी धरने में जा सकते हैं। आपके खुद वहां पर जो नेता है वो गुप्ता जी का स्वागत है, आपके पास तो बहुत ज्यादा जमीन है, आ जाओ आप, हम आपका भी स्वागत करेंगे। धरने को राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से आरक्षण को का राजनीतिकरण, बराड़ा साहब के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है साहब, लेकिन सबको मौका देना होगा। थोड़ा रुकिए, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आज वो जो मैं समझता हूं कि आज जो आरक्षण का जो धरना है, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि वो जो लीडर्स हैं, यशपाल मलिक हैं या और दूसरे नेता हैं, उनके हाथ से कहीं बाहर निकलता हुआ नजर आता है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल धरनों के अंदर करना शुरू हुआ है, वो कोई शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत तो ये भी नहीं है कि जो सरकार ने कमेटी बनाई थी उससे बातचीत को इनकार कर दिया है। देखिए, सरकार ने तो दोबारा फिर कमेटी कहा कि 2 आप प्रतिनिधि जहां से जाट आरक्षण समिति के दीजिए, 2 अपने सरकार के होंगे, वो बैठ करके जो भी केस वापस होने के उनके ऊपर एक केस के ऊपर चर्चा हो सकेगी, हम उसके ऊपर विचार कर सकेंगे। सरकार की मंशा पूरी तरह से बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान। ठीक है अत्रे साहब, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि सरकार जितने कोशिशें कर रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि कोशिशों में कमी है। आप अगर हर मांग को उठा ले, मैं आपको हर मांग गिना सकता हूं, उसकी तरफ कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो भी दिन ब दिन एक और कदम आगे बढ़ जाती है जब एक चीज पूरी की जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए राज, जहां तक कोशिशों की बात है वो केवल इस तरह से, अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। 2 साल हो गए राजकुमार सैनी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने, 2 साल से कह ही रहे हैं, किया कुछ नहीं। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नीलम चौधरी जी ने एक बात कही थी कि ये लोग किसान पर तंज कसते हैं। बिल्कुल सहमत हूं मैं, ये लोग किसान पर तंज कसते हैं, ये वो लोग हैं जो प्रदेश के हितों के लिए लड़ते हैं, उन पे तंज कसते हैं। पिछले 2 दिन से आप लगातार देख रहे होंगे, और जो प्रदेश के हितों के लिए लड़ते हैं वो पटियाला जेल में बैठे हैं। लेकिन इनके नेता केवल अखबारों में बयानबाजी करके, तंज कस के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं, बजाय इसके कि उस लड़ाई में शामिल होते, बजाय उसके कि प्रदेश को उसका हक दिलवाते, बजाय उसके कि प्रदेश के किसान को पानी दिलवाते, केवल बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं नीलम चौधरी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत था। और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो इन्होंने अभी कहा कि जी इंडियन नेशनल लोकदल की जमीन खिसक गई है, गुप्ता जी चैनल पे कह रहा हूं, अगर आपको अपनी लोकप्रियता पे इतना भरोसा है तो आप चुनाव करवा दीजिए। चलिए, वो आज तक जितने मर्जी चैलेंज दीजिए, चुनाव भी होगा, वो नहीं होने जाएगा आपको। वो आज चुनाव के अंदर चाहे वो पंचायत के चुनाव हुए, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हुए, आप तो आपको पंचायत जो है वो सिर्फ बोलने के लिए होते हैं और कुछ नहीं होता। छोड़िए, ढींगरा साहब आपके पास आ रहा हूं। बहुत सी बातें की जा रही है, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हर तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो सरकार को घेरा जाता है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि कमजोर कहां पर कड़ी रह गई कि 27 दिन हो चुके हैं, कोशिशें तमाम की जा रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, और अब जो कमेटी है उससे बातचीत को भी तैयार नहीं है।
देखिए, ये चाहे देश की बीजेपी सरकार हो चाहे प्रदेश की बीजेपी सरकार हो, ये सारा का सारा इनका जो मस्खरापन है, काम के मामले में आप कुछ और बात करते हैं और जो बातें करने में आप कुछ और बात करते हैं, और आप इतने यू टर्न लेते हैं। आप अरे आप देखिए गुजरात में देख लीजिए, आप एक मिनट आप सुन लीजिए, पटेल सारे वहां पे इकट्ठे हो रखे हैं। पटेल क्या महाराष्ट्र में देख लीजिए, मराठा इकट्ठे हो रखे हैं, क्या हुआ? हरियाणा के अंदर जाट इकट्ठे हो रखे हैं। आप काली रिजल्ट अरे अरे गुप्ता जी कहाँ खड़ी है कांग्रेस? गुप्ता जी पर्सनल नहीं होंगे ना, बात कर रहा हूँ। कहाँ खड़ी है? कहाँ खड़ी है कांग्रेस? इसके लिए डिबेट नहीं है साहब, मुझे आगे निकलना पड़ेगा अगर आप ऐसे करेंगे। सुनिए खत्म हो चुकी है। सुनिए जो जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश और प्रदेश में लड़ा रही है, जातियों को लड़ाने का काम जो कर रहे हो आप लोग, ये मस्खरापन है। देख रहे साहब, ऐसी भाषा का उपयोग ना करें, ऐसी भाषा का उपयोग ना करें, आपसे अनुरोध है। 2.5-3 साल में 2.5-3 साल के अंदर आपने सारा देश और प्रदेश एक नेशनल पार्टी, अरे आप देश और प्रदेश के अंदर जो चीज कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं। चलिए ठीक है, काफी बहस आप दोनों ने कर ली, जिसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अशोक बलारा साहब, आपके पास आ रहा हूं। आपकी अगर मांगों पर एक नजर दौड़ाएं तो उन मांगों पर तकरीबन सरकार करीब पहुंचती दिखती है। अगर हम बात कर लेते हैं उसमें से कि जिन लोगों को नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा दिया जाए, जिनको किसी भी तरीके से हानि हुई या फिर जिनकी मौत इस आंदोलन में हुई उसकी बात कर लें, सरकारी नौकरियों को भी करीब पहुंचे, उस पर भी सवाल उठा दिए गए, मुआवजों पर भी सवाल उठा दिए गए। तो अब एक बात यह भी निकलती है कि हर बात पर सवाल ही उठा दिए जाते हैं, फिर साथ की साथ मांगे आपकी जो है वो पूरी होंगी कैसे? देखिए राज ठाकुर जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे साथ कम से कम चाहे कुछ करें, मजाक न किया जाए। हमारी 7 मांग थी। 7 मांग में 1 नंबर में केंद्र का आरक्षण, 2 नंबर स्टेट का आरक्षण जो कि कोर्ट में है, 3 नंबर मुकदमे वापसी, 4 नंबर जेल से रिहाई, राजकुमार सांसद पर कार्रवाई, अधिकारियों पर कार्रवाई, मुआवजा। हमारे साथ कितना भद्दा मजाक किया गया। हमारे 31 भाई इस आंदोलन में अपनी जान खपा बैठे, 13 गैर जाट थे, उसी को हाथों हाथ मुआवजा। 18 जाट युवक गए, उनको मुआवजा कब मिला? जब हम 50 डिग्री टेम्परेचर में जून में धरने पर बैठे, उसके बाद 10 लाख रुपए मुआवजा मिला। एक बात बताऊं ठाकुर साहब, आपको बड़ी पीड़ा होती है इस बात की, मुआवजे की आपने। चलिए आपकी सारी बातें सही है, मैं आपकी सारी बातों को सराहना पर रखता हूं, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल कि अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे? एक मिनट सुनिए जब 7 तारीख को कमेटी गठित की गई, 11 तारीख को पहली बातचीत हुई, 21 तारीख को दूसरी बातचीत हुई, तो उम्मीद तो थी कि कुछ होगा। अब क्या होगा साहब? हाँ जी, 1 मिनट में एक मेरा सवाल ये रह गया, जाट जो दुकानदार थे उनको नुकसान हुआ, आज तक मुआवजा नहीं। एक ट्रैक्टर एजेंसी को 80 लाख का नुकसान, 5 लाख रुपए का चेक दे करके उसको रिफंड का नोटिस आ गया। बातचीत के लिए ऐसी बात ये मनाही नहीं है, सरकार से बातचीत से हल निकलेगा, परंतु मजाक ना करें सरकार। बोले फिर आऊंगा आपके पास। कमेटी को बैठा करके एक कच्ची नौकरी और पक्की नौकरी की बात करके एक मिनट में अपनी गाइडलाइन लेता है, आदेश लेता सरकार से। ज्ञानचंद गुप्ता सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा, बकायदा बात दूंगा। बलारा साहब पूरा कर दिया, वो पूरा कर दिया। हमारे साथ मजाक ना करें, ना हम मजाक और शांति की नहीं है। पिछले 27 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन से 2 साल चलेगा। इन झूठों का पिटारा हम पोल को सरकार की खोल लेंगे। हमने अपने बच्चे दूध मुंह पिए बच्चे आंदोलन पर बैठे, हम साहब आप क्या कुछ करेंगे उस पर नहीं जानना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि आप अब क्या करेंगे, क्योंकि बातचीत नहीं होगी। जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी से आप बातचीत नहीं करेंगे। अब हम बिल्कुल एक काम करेंगे, जो सरकार ने, देश के गृह मंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, वरना चाहे 2 साल तक रहे, हम आंदोलन में डटे रहेंगे। हम आंदोलन से हटने वाले नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, जब 27 दिन हो गए तो 27 महीने जो है वो यूं ही आंदोलन जारी रहेगा। और ज्ञानचंद गुप्ता जी, ये बहुत मुश्किल भरा सबब है, क्योंकि जिस अंदाज में 27 महीने वहां से लग नहीं रहा कि आपसे बातचीत अब आगे होने वाली है। ऐसे में सरकार करेगी क्या? क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है। और मार्च में असहयोग आंदोलन की इन्होंने बात की थी, दिल्ली और उसके साथ साथ हाईवेज अगर रुकेंगे, बहुत सी चीजें हैं, सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए ठाकुर साहब,
हम कुछ करेंगे दिल्ली में, सब कुछ जाम होगा दिल्ली का। दिल्ली में हमारे हजारों ट्रैक्टर खुला है। लेकिन अगर देखिए, अगर नहीं बात का तो शांतिपूर्ण धरना चलता रहे। शांतिपूर्ण धरने के अंदर किसी को, कोई अपनी, हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण धरना चलाने का पूरा हक है। वो अपनी मांगों को लिए पूरा प्रेशर बना सकता है, जो भी उसको। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी व्यवहारिक बात कीजिए। आंदोलन को ऐसे ही चलने दीजिए, ऐसा हो सकता है। रोहतक की मैं आपसे बात करता हूं, सिर्फ मैं रोहतक की आपको बात बताता हूं कि रोडवेज को करीबन 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है, सिर्फ रोहतक को। पूरे प्रदेश का अगर मैं आपको बताऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे। और सिर्फ रोडवेज में जो लोग धरने के ऊपर बैठे हैं या जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये सोचना है कि नहीं, लेकिन आपका ये बयान, कितना नुकसान वो सरकार का कर रहे हैं, कितना नुकसान वो प्रदेश का कर रहे हैं, बैठा है। आप हमारी मदद करो, सोचना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास, बिल्कुल हमारा प्रयास। ढींगरा साहब, मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है ज्ञानचंद गुप्ता जी कि आप पर सब हावी हो, लेकिन मैं सिर्फ जो आपने बयान दिया मैं उस पर आ रहा हूँ कि ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है साहब। आपको आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ तो करना होगा। बिल्कुल, हमने कहा कि हम खत्म करने के लिए एक बातचीत, एक रास्ता है। देखिए, बातचीत का हमने बातचीत खुली रखी है और अब भी खुली है। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो। ये हमारा प्रयास जारी रहेगा और उसको मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान होगा और बातचीत के जरिए होगा। नीलम चौधरी जी, आपकी तरफ से कोई कोशिश की जाए कि अगर कमेटी बनाई है तो चलिए थोड़ी और बात तो करिए उनसे। 2 मुलाकातें हुई, तीसरी मुलाकात में आपने कह दिया, तीसरी मुलाकात नहीं हुई उससे पहले ही कह दिया ये कमेटी ठीक नहीं है, हम बात नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि ये आंदोलन जो है इसकी डायरेक्शन बदलने के, हवा बदलने के आसार हैं। देखिए, 27-28 दिन हो चुके हैं, अभी तक सब शांत हैं और इस बार पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि पूरा आंदोलन जितना भी लंबा चलेगा और वही पूरी शांतिपूर्वक ही रहेगा और किसी भी तत्व को इसका फायदा उठाने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार के बयान स्टेज से दिए जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि ठीक है जी। आप देखिए, बलहारा जी ने, मैंने भी वो प्रोग्राम देखा था, उन्होंने उसको कंडेम किया था, उसके लिए माफी भी मांगी थी इमीडिएटली। उसके लिए नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ प्रेस के लिए मांगी थी माफी। उन्होंने प्रेस के लिए माफी मांगी थी, उनके बयान के लिए किसी ने। चलिए एक बार फिर अशोक बलहारा जी पूछ लेंगे, नीलम चौधरी जी पूरा करें जी। मैं किस तरीके से हम आगे देख सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, अराजक तत्वों को जो है वो पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि जब ज्यादा दिन होते हैं तो कहीं ना कहीं जो पुलिस ज्यादा वहां पर लगाई है कम हो जाएगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। और यही ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे थे। जी देखिए, जितना ज्यादा आंदोलन चलेगा नेचुरली सरकार को बहुत सारा हमारे ही टैक्स का पैसा उसके ऊपर खर्च भी करना पड़ेगा, जो कि हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें फेलियर फिर किसका है? सरकार का ही है, क्योंकि वो उनकी मांगों को सीरियसली नहीं लेती है। अब आप देखिए, हम लोग तो बैठे हैं आंदोलन पे, बैठे रहेंगे, 27 दिन है, 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर सरकार के ऊपर डेफिनेटली एक दबाव तो आएगा ही, क्योंकि अगर किसान खेतों में काम नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? और वो दबाव ऑलरेडी आ चुका है। अगर अत्री जी बात करते हैं, दिल्ली से लेकर जो बातें की गई है कि 3 मार्च से ये शुरू होगा, उसके बाद ये शुरू होगा, बहुत सी तारीखें पहले से दे दी है इस आंदोलन की तरफ से आंदोलनकारियों ने। देखिए राज, जिस तरह से अभी आपने ज्ञानचंद गुप्ता जी को जब ये गिनवाया कि प्रदेश का किस तरह से नुकसान हो रहा है, और उसके ऊपर ज्ञानचंद गुप्ता जी जिस तरह का तर्क दे रहे थे, बड़ी हैरानी भी हो रही थी, हंसी भी आ रही थी, और एक बात समझ में आ रही थी, प्रदेश की जनता को भी जरूर समझ में आई होगी कि इन लोगों को ना तो प्रदेश के नुकसान से कोई मतलब है, ये सरकार कतई नहीं चाहती ये प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि सरकार का हिडन एजेंडा है। लोगों को आपस में लड़वाओ, समस्या का समाधान बातचीत से होगा। अगर आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और ये उसी हिडन एजेंडे पे इस वक्त चले हुए हैं, बजाय अपने किए वायदे पूरे करने के। मैं तो कहूंगा भगवान इनको सद्बुद्धि दे करके पूरे किए, सिखाए कि वायदा पूरा करना क्या होता है। हमने एक एक करके सारे वायदे पूरे किए, पूरा कर दो। जो मांगे वो लेके बैठे हैं, वो आप ही के किए हुए वायदे हैं, आपने रिटर्न में किए हुए हैं, उन वायदों को पूरा कर दो, बात खत्म, वो अपना आंदोलन उठा लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा करने के सरकार इसको खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक है ढींगरा जी, 3 फरवरी से दिल्ली और यूपी में धरने शुरू किए जाएंगे, ये बात पहले कह दी गई थी। उसके बाद 12 फरवरी से दिल्ली में रोड जाम किए जाएंगे, और इस वक्त ये आंदोलन खत्म होता नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं तस्वीर बिगड़ सकती है। 3 मार्च या 3 फरवरी? बात यह है
आप गुप्ता जी चाहे मार्च ले लें चाहे फरवरी ले लें, 3 मार्च है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप एक चीज को समझें। ये जो धरने हो रहे हैं, आप यू टर्न ले रहे हैं, इसी वजह से धरने हो रहे हैं। आपने पहले हरियाणा जलवा दिया, कितने हजार करोड़ का, लोगों को पता है किसने दिलवाया हरियाणा हो चुका। हरियाणा किसने दिलवाया सब लोग जानते हैं। रिपोर्ट में पढ़ ले, आपको नहीं मालूम तो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ ले, सरकार का फेलियर था उसके अंदर। आप एक चीज करें, आप पहले अपनी आपकी कमेटी अपॉइंट करवाई हुई थी, उसको रिपोर्ट पढ़ ले। आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप एक चीज का समाधान, जब आप यस करते हो तो अपने जाट मंत्रियों को और नॉन जाट मंत्रियों को, उनको बीच में भड़कने मत दे, उनको ये करें। देखिए, मुख्यमंत्री सीधी बात करें कि जो बात कहें वो हमारी मुख्यमंत्री जाट और नॉन जाट की बात नहीं करते, हमारी हरियाणा के लोगों 36 बरादरी की बात करते हैं। हम 36 बरादरी के फायदे की बात करते हैं। हमारे जहाँ जाट और नॉन जाट की कोई धीरा साहब अच्छी बात कर रहे हैं कि लोगों का पैसा है, लोगों को मिलता है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिस तरह से 3 फरवरी और 12 फरवरी की हम बात कर रहे हैं कि ये बातें की गई थी, अब आने वाले दिनों में इन धरनों का स्वरूप कुछ और भी वो बदल सकते हैं, यानी बड़े स्तर पर और जो है वो धरने हो सकते हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ाने पर पहले बात हो रही थी, भीड़ अभी ज्यादा आ भी रही है, समस्याएं तो ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि अब बातचीत आगे होती हुई दिखती नहीं है। यशपाल मलिक का जो आज बयान है वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सूरत में जब लगभग 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। देखिए, आप जो यशपाल मलिक जी के बयान की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मेरा तो निश्चित तौर पर यह मत है कि बातचीत के बिना कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज अगर उनको किसी प्रकार का लगता है कि भी ये जो कमेटी है, इसी कमेटी ने फैसला किया, इसी कमेटी के साथ 2 मीटिंगें हुई, अब क्या हो गया कि वो हमें कमेटी नहीं चाहिए, फिर दूसरी बनाएंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि अधिकार उनके पास नहीं है। अब आपका स्टैंड इस पर क्या रहने वाला है, क्योंकि वो साफ कर चुके हैं कि वो आपसे बातचीत इस तरह से नहीं करेंगे। क्या आप लोग कोई और रुख करने वाले हैं इस पर ज्ञानचंद गुप्ता जी? इस कमेटी के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते, मजबूत और उसके साथ साथ ताकतवर लोग वहां पर आए जो फैसला ले सकते हैं। नहीं, या तो ये बताएं कि कौन लोग उसके अंदर बातचीत। ये आपने अच्छी बात कही। अशोक बल्हारा जी, आप दरअसल किन लोगों को चाहते हैं कि इस कमेटी में वो लाएं या फिर एक नई कमेटी गठित करें जो फैसला ले सकते हैं? उनमें कौन लोग होने चाहिए? आप इतना भी अब कह ही दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी जो है उन्हें तो आप लोग गलत कह रहे हैं कि इनके पास ताकत नहीं है। देखिए, गलत नहीं कह रहे और ना हम ये कह रहे कौन आए, हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो हमारी मांगों को मान चुकी है उनको लागू करनी है। मुख्यमंत्री कैबिनेट ने वो लागू करते जो अपनी मुंह से मान चुके। ज्ञानचंद गुप्ता जी से ये कहलवा दे मेरे सामने बैठ के, मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगे नहीं माननी थी, यदि मान चुके तो उसको लागू करने में क्या परेशानी है? आप लागू करें सरकार उसको, हमें कमेटी की जरूरत नहीं है। आप मांग लागू कर दो, आपने मान चुके हो। जो बातें मानी है हमने पूरी की है। हम ये अपने कोई अथॉरिटी बातें मानी थी, कमेटी आपने बनानी है। आप खुद कमेटी बन जाइए, मुख्यमंत्री कमेटी, कैबिनेट कमेटी आप पूरी की है। ठीक है अशोक बल्हारा जी, मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा रहा हूं आपके लिए। आप क्या चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हों जो इस कमेटी में आए या फिर नई कमेटी गठित की जाए जो आपकी मांगों पर फैसला ले सकते हैं? उन लोगों का नाम भी आप ले सकते हैं, ईटीवी मंच दे रहा है आपको। हमने इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन कमेटी का मायना ये हमारे मुख्यमंत्री जी अपने शब्दों को पूरा कर दें, अपनी जबान का वचन दे दें, जो जबान दी थी उन्होंने उसको पूरा कर दें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी आदमी से आपत्ति नहीं है, किसी अफसर से हमने आपत्ति नहीं, किसी मंत्री से आपत्ति नहीं, चीफ मिनिस्टर से आपत्ति नहीं। लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनी हुई सरकार है, जो उन्होंने हमारी बात माननी थी उनको लागू करते हम अपने घर चले जाएंगे। नहीं भाषण नहीं देंगे। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं आपसे डिबेट का, और वो ये कि आप किन लोगों को चाहते हैं कि आपसे बातचीत करें, क्योंकि कमेटी को यशपाल मलिक ने कह दिया है कि इनके पास ताकत नहीं है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। अब आप किससे चाहते हैं कि बात करें, ये भी बता दें। चलिए, अशोक बल्हारा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन वो किसी का नाम लेने से बचते दिखे और ये कहा कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा का। हरियाणा का आवाम परेशान कहीं ना कहीं होता दिख रहा है, क्योंकि कई जगह पर रूट बदल दिए गए हैं, कहीं पर रोडवेज को नुकसान हो रहा है, और ऐसे में जो पिछले आंदोलन में नुकसान हुआ था उस पर भी रोडवेज कह रही है कि भैया हमें वो वाला पैसा भी दे दें। तो एक विभाग का यह हाल है, दूसरे विभागों का क्या आलम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में यशपाल मलिक कहते हैं कि जो कमेटी बनाई गई हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। तो सरकार का अब अगला कदम क्या होगा, यह आंदोलन क्या खत्म हो पाएगा आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि यह आंदोलन खत्म होता दिखता है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।